चूज योर फ्रेंड्स वाइजली पार्ट 1। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके फ्रेंड्स जो कहते हैं वो आपके ध्यान में आने से पहले ही आपकी वोकैबुलरी में कैसे फिट हो जाता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप लोगों के आसपास बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, या ये कहें कि उतना ही ज़्यादा उनका आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। चलो, ये तो मामूली सी बात है और इसमें कोई ख़ास सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा समय बिताते हैं उतना ही ज़्यादा उनका आपकी मेमोरी और आपकी लाइफ पर असर पड़ता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की इस समरी में हम बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ के एक ऐसे एलिमेंट की जो हम सब की ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों की, या वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जो कि हमारी सराउंडिंग बनाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने लोगों को यानी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। इसलिए अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते समय अगर हम उन्हें उनके स्पीच पैटर्न के आधार पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हार्मलेस हो सकता है। और यदि आप देखते हैं कि आपके दोस्तों की टॉक्सिक आदतें और लक्षण आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का कारण हो सकता है। पीटरसन इस नियम के बारे में साइकोलॉजिकल विचारों में डाइव इन करते हैं और एक प्रॉमिसिंग इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं जो लोगों की टॉक्सिक संबंध बनाने की टेंडेंसी से मजबूत होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों से फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों को सामान्य बेनिफिट्स या कॉमन शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे सतही क्राइटेरिया के मीडियम से चुनते हैं। हम हमेशा इस बात पर विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किस प्रकार का व्यक्ति है, और ना ही हम हमेशा उस इम्पैक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं जो जहरीली आदतों पड़ सकता है, जो कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। और पीटरसन के हिसाब से इन सभी कारणों में सबसे प्रोमिनेंट कारण है दोस्ती में ऑब्जेक्टिविटी की कमी। हम अक्सर किसी से दोस्ती करने से पहले ऐसे बहुत से कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उन इनिशियल फैक्टर्स को समझना आवश्यक है जो कि व्यक्ति की मदद करने से पहले ऐसे सर्कमस्टांसेस की ओर ले जाते हैं। जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले जांच कर लें कि वो परेशानी में क्यों है। ये मत समझिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन के महान शिकार है। यदि आप विक्टिम की ओर से बिना किसी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनके साथ हुई हर चीज़ मान लेते हैं तो आप उनसे एजेंसी और उनकी पर्सनल पावर छीन लेते हैं। पीटरसन का दावा है कि आपको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि वो अनजस्ट सर्कमस्टांसेस और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। इस मामले में रिश्ते में ऑब्जेक्टिविटी होगी जो कि इंश्योर्ड होगी। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल बीइंग हैं, बस हम में से कुछ बेहतर प्राणी हैं। ज़रूरी है कि हम दोनों में अंतर बताना सीखें और समझें कि कुछ लोग मदद से परे हैं, वो केवल अच्छे लोगों की मदद करने की टेंडेंसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तोयेव्स्की ने ठीक ही ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोग आपको अपने लेवल तक नीचे खींच लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विनर्स के साथ बने रहें। अगर लोग पंगा लेने के लिए एडमेंट हैं तो उन्हें ऐसा करने दें। उनका डिवाइन पर्पस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपना काम करना चाहिए, यानी कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस सीरीज के अगले भाग में इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि हमें दोस्तों की ज़रूरत क्यों है और आखिर किस तरह के दोस्त बनाना हमारे लिए सही है और उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगले चैप्टर पर आप आ रहे हैं ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स होने का एक पर्पस होता है लाइफ में। अन्य लोगों में मीनिंग खोजना एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जिसका उपयोग कई लोग मॉडर्निटी के रेपिटेशन और बोर्डम से निपटने के लिए करते हैं। जिंदगी में दोस्त होना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे और सही दोस्त होना। सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे दोस्त बनाने चाहिए और उन्हें किस तरह से चुनना चाहिए। मजबूत नींव पर दोस्ती डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आमतौर पर सबसे स्वस्थ और फायदेमंद होते हैं। दोस्तों को चुनते समय हमेशा उन लोगों को चुनने की सलाह दी जाती है जो किसी की बुराई करने वाले या बुरा करने के बजाय उनका भला करने की सोचते हैं। पीटरसन कहते हैं कि दोस्ती एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। आप मॉरल रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं जो दुनिया को बदतर जगह बना रहा है।
इस रीज़न के साथ किसी के लिए अपने रिश्तों में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब कॉस्ट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए chaotic दोस्ती को छोड़ना इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति का कोई फ्रेंड है जिसे वो किसी अन्य व्यक्ति का रेफरेंस नहीं देगा तो रिश्ते को प्रायोरिटी देने या बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने के बजाय जो आपकी प्रोग्रेस को डिमिनिश करेंगे या आपसे जलन करेंगे, आपको ये एफर्ट करना चाहिए कि कौन आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो और इंस्पायर्ड हो आपसे। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। उदाहरण के लिए कई प्रबंधकों और प्रोफेसरों को लगता है कि हाई परफॉर्म करने वाले लोगों के साथ एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक अंडर अचीवर को रखने से वो व्यक्ति रेडी होगा और वो अपने काउंटर पार्ट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए एनकरेज होगा। हालांकि स्टडीज से पता चला है कि विपरीत प्रभाव वास्तव में ज़्यादा होने की संभावना है और सक्सेसफुल साथियों को नेगेटिव इम्पैक्ट से नीचे लाया जाएगा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर लें जो एक्टिव रूप से अपने जीवन में अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। इसलिए याद रखें कि विवेक का प्रयोग करना स्नॉबी या जजमेंटल होने के समान नहीं है। पर्सपेक्टिव मित्रों को उनकी स्टाइल या सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जैसे छोटे फैक्टर्स के कारण डिसमिस करने के बजाय आप एक्टिव रूप से ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पॉजिटिव बदलाव को अफेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। और इस तरह की पार्टनरशिप की खूबी यह है कि ये म्यूचुअल रूप से लाभकारी है। एक अच्छा दोस्त आपको सेल्फ पिटी में डूबने या नेगेटिव सेल्फ टॉक में शामिल होने की परमिशन नहीं देगा, और जब वो आपको टॉक्सिक बिहेवियर डेवलप करते देखेंगे तो वो आपको उससे बाहर निकाल लेंगे और बदले में आप उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप दोनों अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दोस्ती सचमुच आप दोनों को सबसे अद्भुत बनने में मदद करेगी। आप वो हैं जो आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपको बनाते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप ये तय करें कि किसे अपना दोस्त बनाना है और उन लोगों को आखिर चुनना कैसे है। ज़रूरी है कि किसी को भी दोस्त बनाने से पहले ये देख लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि आखिर ये दोस्त हमारा कब तक साथ देंगे और हमारी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। इस सीरीज़ के अगले भाग में हम बात करेंगे हमारी अपनी प्रोग्रेस या तरक्की की। हम कल क्या थे और हम आज क्या हैं। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ अगले चैप्टर तक आ रहे हैं। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इस बुक की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा ना कि जब किसी न किसी बात पर या किसी चीज़ पर या आपके अपने एफर्ट्स पर, आपकी अपनी जीत और हार पर आपको किसी न किसी से कंपेयर किया गया होगा। किया गया है ना। उस कंपैरिजन ने आपको कुछ दिया या न दिया हो, लेकिन एक चीज़ जो सिखा दी है वो है कंपैरिजन। ऐसा कितनी बार होता है कि आप कितनी बार खुद को दूसरों की सफलता से तुलना करते हुए पाते हैं, चाहे वो अपने आप को बेटर बनाने के इरादे से हो, और उसके लिए आप ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे ठीक है, कम से कम मैंने उससे बेहतर किया, या इस तरह के कमेंट्स से खुद को डिस्करेज करने के लिए मैं उस प्राइज़ को कभी नहीं जीतूंगा जैसा कि उसने किया। ये थॉट पैटर्न बियॉन्ड टॉक्सिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन प्रोग्रेस का किला है। इस सीरीज़ के इस भाग में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन अगर दूसरों से हो तो ये अक्सर हम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, लेकिन यही कंपैरिजन अगर खुद से किया जाए ना तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए यहाँ ये क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है कि कंपैरिजन और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म हेल्दी है एक हद तक, क्योंकि ये आपको वास्तविक रूप से अपने फ्लॉज और कमियों को आइडेंटिफाई करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इनवाइट करता है जहां आप सुधार कर सकते हैं। यही हमें एक उज्जवल, अधिक सफल फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कंपैरिजन के लेंस से डिस्चार्ज होने पर सेल्फ क्रिटिसिज्म एक अगली टर्न लेता है, क्योंकि खुद से ये पूछने के बजाय कि हम अपने पर्सनल बेस्ट में सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन हमें दूसरों के स्टैंडर्ड से खुद को इवैल्यूएट करने के लिए इंस्पायर करता है। इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म व्यक्ति के डेवलपमेंट में अत्यधिक यूजफुल होता है। कहा जाता है कि
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज़ में कितने अच्छे हैं या आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को कैसे रैंक करते हैं। वहाँ कोई है जो आपको इनकॉम्पिटेंट बनाता है। इसका सार ये है कि एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में शायद परफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों की पहचान न कर ले। यहाँ तक कि जब लोग अपनी उपलब्धियों से सेटिस्फाई होते हैं, तब भी उन्हें क्यूरियस बने रहना चाहिए और उन एस्पेक्ट्स को पहचानना चाहिए जिनमें सुधार की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड व्यू इंक्रीमेंटल विकास के उन मोमेंट्स को ख़त्म कर देता है जो हमारी जर्नी को आकार देते हैं, हमारी प्रोग्रेस को सफलता या असफलता के काले और सफ़ेद फिल्टर के साथ बदल देते हैं। और अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दूसरों के मेजर्स के बराबर नहीं हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम असफल रहे हैं। लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें, तो हम अपने जीवन के हर हिस्से को क्लियर रूप से देख पाएंगे और उन छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो हमारे विकास को इंडिविजुअल्स के रूप में डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि आपके कॉलीग्स को आपके बजाय वो प्रमोशन मिली हो, लेकिन हो सकता है अपने करियर को प्रायोरिटी देने के बजाय आप अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को डेवलप कर रहे थे, क्योंकि यही आपके लिए सही था। हमें ये समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों की डोमिनेंस होती है। ज़रूरी नहीं कि दो लोगों के सर्कमस्टांसेस एक से हों, या अगर ये सर्कमस्टांसेस एक से हों भी, तो भी दो लोगों की सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एक से हों। इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमें ध्यान देना है खुद पर। हमारा कंपटीशन हम है। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हम इसी आइडिया पर, यानी अपने आप से कंपटीशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है। आप बने रहें हमारे साथ। बी अ बेटर सेल्फ एवरी डे पार्ट 2। हेलो दोस्तों, हम सब ने बहुत से लाइफ मंत्र सुने होंगे, समझे होंगे। चलिए आज एक और ऐसा ही मंत्र सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो है भविष्य की ओर एम करते हुए प्रेजेंट एनवायरनमेंट पर ध्यान देना। जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्सेस का एक परफेक्ट नुस्खा है। अकम्पलिशमेंट्स के हायरार्कीज आज डिजिंगली रूप से वर्टिकल हैं। कौन परवाह करता है कि आप कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और कोई और है संयुक्त राज्य अमेरिका। आज आप अपने स्थानीय शहर के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश इंडस्ट्रीज जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सुनना हाई स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, जबकि संतोष या शालीनता सफलता का दुश्मन है, क्योंकि आप जो लक्ष्य देखते हैं वो डिटर्मिन करता है कि आप क्या देखते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और आपको ये बात मान भी लेनी चाहिए कि आप कभी भी उतने स्मार्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से न करें जो कि आपके हिसाब से स्मार्ट है। प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठकर शुरुआत करें। भले ही आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। नास्तिक केवल वो लोग होते हैं जो होने के सच्चे मार्ग से अंधे हो जाते हैं। वहाँ आप पहले से ही थोड़ा कम बेकार महसूस करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश लोगों में एक इंटरनल क्रिटिक होता है। हालांकि कुछ लोग इस नर्म शांत चित आवाज़ को डिसमिस कर देते हैं जो उन्हें उस दिशा के बारे में बताती है जिसे उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें से कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि जहाँ से आप शुरू करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कि उस दिशा की जिसमें आप जा रहे हैं, और उन्हें भविष्य तक पहुँचने के बेस्ट तरीकों की तलाश करने की आवश्यकता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म वो उपकरण है जो कैरेक्टर के रिफाइनमेंट और व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाता है। आपको समझना होगा कि आपकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और अलग समस्याएं हैं, फाइनेंशियल, इंटीमेट, साइकोलॉजिकल। इसलिए आप अपनी खुद की दौड़ चलाएं और अपने बगल की गली में झांकने से बचें, यानी आप अपना खुद का रास्ता बनाएं और उस पर खुद ही चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें जो दूसरे कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और इसके बजाय खुद को अपनी पहले की अकम्पलिशमेंट्स के आधार पर जज करें। इसके लिए खुद से सवाल पूछें कि क्या आप कल की तुलना में आज बेहतर हैं? क्या आप आज से बेहतर कल बनना चाहते हैं? यदि उत्तर हाँ है और ये होना चाहिए, तो ये स्वयं को सही रास्ते पर रखने का रहस्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अपने प्रेजेंट की तुलना अपने पास्ट से करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि आप उन तरीक़ों से बढ़ रहे हैं जो आपके लिए सही गति से बढ़ रहे हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। आप डेवलपमेंट के उन छोटे छोटे क्षणों को स्वीकार करने में सक्षम होंगे जो आपके बेस्ट सेल्फ के विकास में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
और आप अपने जीवन के अनूठे पहलुओं को अप्रिशिएट करने में सक्षम होंगे जो आपकी प्रोग्रेस को आपके लिए स्पेसिफिक बनाते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन केवल उन मेजर्स से करें जो आप पर लागू होते हैं। और जब आप अपनी प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करते हैं तो आप अपने आप को एक होम इंस्पेक्टर के रूप में सोचें, और एक होम इंस्पेक्टर की तरह आप नीचे से ऊपर तक सब कुछ का इवैल्यूएशन करेंगे, ये डिटर्मिन करते हुए कि कोई समस्या कॉस्मेटिक सुधार है या स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। और इसे करने का आसान सा तरीका है, आपको जिस भी चीज़ के लिए ये लगता है कि इसकी आपको ज़रूरत है तो आप उसकी एक सूची बनाएं जिसे सुधारने की आवश्यकता है, और फिर उस पर काम करें। अपने आप को उसी तरह से रेनोवेट करें जैसे आप किसी घर को करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वो इंसान बनने पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको होना चाहिए, तो आपके पास दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में सोचने का समय नहीं होगा, और आप अपने आप को उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे जो कि आप कल थे। दोस्तों, इस सीरीज़ में जो कि समरी है पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, इसके अगले भाग में हम बात करेंगे एक और रूल की जो कि हमें ये बताता है कि समाज में अच्छे भविष्य को बनाने के लिए आखिर हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि आखिर वही तो है हमारे समाज का भविष्य। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर। आप बने रहें हमारे साथ। रेज योर चिल्ड्रन वाइजली पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अच्छा, कितनी ही बार आपसे आपके पेरेंट्स ने कहा होगा ना कि हम तो तुम्हारे दोस्त जैसे हैं, या हमें अपना दोस्त ही समझो। इनफैक्ट एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं, और भी न जाने क्या क्या, जो ये बताने के लिए होता है कि माता पिता बच्चों के दोस्त होते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ती करने का फैसला करते हैं। वो अपने बच्चों की दोस्ती सबसे ऊपर चाहते हैं और इसे पाने के लिए रिस्पेक्ट को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये सही है? ये अच्छा नहीं है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों को पालने का सही तरीका जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है, और ये बहुत सारे माता पिता को प्रॉब्लम देता है क्योंकि वो इसे ठीक करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए ट्रेन करने में सफल नहीं होते हैं। बच्चों के बीच डिज़ायरेबल बिहेवियर का डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होता है जब वो सोशलाइजेशन के नॉर्म्स को सीखना शुरू करते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके माता पिता उन्हें ठीक करने के लिए सावधान नहीं हो सकते हैं। बाद में माता पिता को केवल तभी पछतावा हो सकता है जब बच्चे के कार्यों और व्यवहारों की शर्मिंदगी हो। आमतौर पर इस बिंदु पर या तो बहुत देर हो चुकी होती है या चेंजेस को लागू करना बेहद मुश्किल होता है। माता पिता बच्चों के विकास में एक इंटेग्रल भूमिका निभाते हैं और समाज में उनकी पोजीशन का भी ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकें। एक तरह से देखा जाए तो हमारे बच्चे दुनिया में खाली स्लेट के रूप में आते हैं। हम अक्सर इस सवाल से पैरालाइज हो जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इम्पैक्ट करने वाले लोगों पर क्या लिखा जाए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इनेट ह्यूमन एग्रेशन को स्वीकार करना है। याद रखें कि बच्चे ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होते हैं और उनमें बुराई के लिए बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, यानी वो कुछ भी बुरा आसानी से सीख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो निर्दोष प्राणी नहीं हैं, उन्हें अनुशासन की आवश्यकता है। यदि वो बड़े होकर वेग रूप से वर्दी ह्यूमंस बनने जा रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें थप्पड़ मारिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चे एक दूसरे के प्रति कितने बुरे हो सकते हैं। हर किसी के बचपन में कम से कम एक ना एक पॉइंट पर कोई ना कोई बदमाशी की कहानी तो होती है। तो क्या हुआ अगर हमारी प्राइमरी चिंता केवल दयालु बच्चों की परवरिश की रही है? नेबाउरर का दावा है कि काइंडनेस पैदा करने के लिए आपके बच्चे का मित्र होने से कहीं अधिक की ज़रूरत होती है। वास्तव में सफल पालन पोषण ये जोखिम उठाने की मांग करता है कि कई बार आपका बच्चा आपको पसंद नहीं करता है। बच्चों के दोस्त बनो, उन्हें कुछ मत कहो, इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें ठीक रख सकती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो माता पिता की शैली का परिणाम बन जाते हैं जिसका उपयोग घर पर बिताए वर्षों में किया जाता था। पीटरसन कहते हैं कि माता पिता समाज के आर्बिटर्स यानी मीडिएटर्स हैं। वो बच्चों को व्यवहार करना सिखाते हैं ताकि अन्य लोग उनके साथ मीनिंगफुली और प्रोडक्टिव रूप से बातचीत कर सकें।
हालांकि ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दें कि पालन पोषण की ये शैली कैसे चलेगी। आखिरकार यदि आप अपने बच्चे के BFF होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप नियमों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि आपका काम ये इंश्योर करना है कि वो केवल हमेशा खुश रहें और मज़े करें। और ये आपके बच्चे को एक अच्छी तरह से वेल एडजस्टेड और लाइकेबल अडल्ट बनने में मदद नहीं करेगा। इसलिए हालांकि सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना मज़ेदार नहीं हो सकता है, लेकिन ये याद रखने में मदद कर सकता है कि आप अपने बच्चे को जीवन के शुरुआती पाठ पढ़ाकर एक महान सेवा कर रहे हैं। सीरीज के अगले भाग में हम सुनेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस रूल का पालन करें, और इसके सक्सेसफुल तरह से काम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। आप साथ आ रहे हैं ना? रेज योर चिल्ड्रन वाइजली पार्ट 2। हेलो दोस्तों, पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की समरी के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे बच्चों में डिसिप्लिन की। हम बात कर रहे थे कि माता पिता को अपने बच्चों का दोस्त बनने के बजाय उनमें अनुशासन डालना चाहिए। आखिरकार क्या उनके लिए ये बेहतर नहीं है कि वो एक ऐसे समाज से प्यार करने वाले माता पिता से जिम्मेदारी सीखें जो उन्हें बहुत कम सॉफ्ट तरीके से सिखाएगा। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो आपको सफल पालन पोषण के लिए निबाउर के शीर्ष सजेशंस को मानना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे ही स्टेप्स बनाए हैं। पहला स्टेप, नियमों को लिमिट करने से बचना है। जबकि रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा रूल्स हैं तो आपका बच्चा आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगा और महसूस करेगा कि वो ऑब्स्टिकल्स से घिरा हुआ है। आपके मोज़े हमेशा एक जैसे होने चाहिए, या आपको हमेशा इस समय बिस्तर पर होना चाहिए जैसे नियमों के साथ बच्चों के जीवन को कंट्रोल करने के बजाय बिहेवियरल रियल वर्ल्ड के नियमों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे सम्मान दिखाना, दयालु होना, और जब तक सेल्फ डिफेंस ना करना हो हिंसा का प्रयोग न करना। याद रखें कि ये नियम आपके बच्चे की कोर वैल्यूज़ को आकार देने में मदद करेंगे। और ईमानदारी से, क्या आपके पास एक ऐसा बच्चा होगा जो प्यार करने वाला और रिस्पेक्टेबल हो, या एक छोटा राक्षस जिसके मुंह से हमेशा मेल खाते हो? अगला नियम यह है कि हमेशा कम से कम बल का प्रयोग करना चाहिए, उतना ही जितना ज़रूरी हो। इसलिए मेक श्योर कि आप इक्वल रूप से क्लियर रिजल्ट्स के साथ क्लियर नियम सेट करते हैं और सज़ा को अपराध के लायक बनाने का ध्यान रखते हैं, यानी उतनी ही सज़ा देते हैं जितनी की ज़रूरी हो। ये जानने के लिए कि आपके बच्चे को उनके कामों के कॉन्सिक्वेंसेस को सीखने में मदद करने के लिए कौन सी पनिशमेंट सबसे इफ़ेक्टिव होंगी, इसके लिए भी आपके बच्चे के बारे में इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसलिए उस यूनिक इंसान को जानें और समझें कि कब केवल वर्बल करेक्शन ही ज़रूरी है और कब उनसे एक हफ्ते के लिए उनका वीडियो गेम दूर कर देना है। तीसरी टिप है यूनाइटेड फ्रंट के रूप में खड़ा होना। यदि आप 2 माता पिता हैं तो इंश्योर करें कि आपने अपने बच्चे को ये बताया है कि वो अपना रास्ता पाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते। इसी तरह आपको इंश्योर करना होगा आप अपने साथी को सपोर्ट करना इंश्योर करें, भले ही वो गलतियाँ करें। गलतियों को प्यार से स्वीकार करना और उन पर एक साथ काम करना विकास और खुशहाल घर की कुंजी है। अपने बच्चों पर माता पिता के प्रभाव की शुरुआत दुनिया की शुरुआत के साथ ही हो गई थी। कोई धार्मिक आधार पर यह दावा करके भी रीज़न दे सकता है कि बाइबल तर्क देती है कि ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दिशा प्रदान करें। इसे हिस्टोरिकल उदाहरणों पर आधारित आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक पॉइंट के रूप में यूज़ करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अजीब व्यवहार करना शुरू करते हैं, माता पिता शिकायत करना शुरू कर देते हैं। कुछ मामलों में माता पिता उन तकनीकों और शैलियों को समझने में फेल होते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं, जो उनके बच्चों में रिफ्लेक्ट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है उन्हें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, उनमें अच्छी नैतिकता और अनुशासन पैदा करना। इसलिए जैसा कि आपसे कहा गया है कि आप ये समझें कि ज़रूरी क्या है, और ज़रूरी ये है कि आपके बच्चों में एक अनुशासन हो जिससे वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और वो अपने आप को एक काबिल समाज का हिस्सा बना सकें। इस सीरीज़ की समरी के अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो कि एक रूल से ज़्यादा हम सबके जीवन की सच्चाई है, और जहां हम जानेंगे कि लाइफ फेयर नहीं है, और साथ ही वो नियम जिनके हिसाब से हमें जीवन जीना पड़ता है।
तो आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर, आप कहीं मत जाइएगा। लाइफ इज नॉट फेयर पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो जाने अनजाने हम सारा का सारा दोष अपनी किस्मत या कुदरत पर डाल देते हैं, है ना? अच्छा, आपको पता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी सिचुएशन से निकलने का, या यूँ कहें कि उससे बचने का। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है पर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते और बाद में उसके लिए पछताते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? आपको लगेगा शायद नहीं, या शायद हाँ, लेकिन हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं? हमें समझना होगा कि वो हम ही हैं जो इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लाइफ अनफेयर नहीं है। वो हम हैं जो इसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते। पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की इस समरी के इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक रूल की, जो हमें समझाएगा कि किसी और को दोष देने से पहले या किसी और चीज़ की बुराई ढूंढने से पहले हमें अपनी लाइफ में और चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। कैन और हाबिल की कहानी याद है? नहीं तो फिर उसे फिर पढ़ लीजिए। जी हाँ, मैं बताती हूँ। हाबिल एक विद्वान था जो मरने के लायक था, और कैन उतना परफेक्ट नहीं था जितना उसने सोचा था कि वो था। वो भी मरने के ही लायक था। हम सब मरने के लायक हैं। इसलिए अगर कोई आपसे ज़्यादा अमीर और दिखने में बेहतर है तो आप उसके बारे में क्रिप करना बंद कर दीजिए। अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं? ये जीवन के सदियों पुराने पेनफुल रहस्यों में से एक है, और आज तक हमने इसे अभी तक सुलझाया नहीं है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरों पर किसी भी बुरी चीज़ का दोष देना आसान होता है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो या पर्सनल स्केल पर। हालांकि ये दुनिया की सफरिंग्स के लिए सही रिस्पॉन्स नहीं है, और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है इन पर ध्यान देने में। हालांकि ये दोनों रिएक्शंस टेम्पटिंग हैं। एक हेल्थी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस से बचना इम्पॉर्टेंट है। फेमस रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने हालांकि इसे इस तरह से नहीं देखा। वास्तव में उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया का इनजस्टिस मानव मन पर इतना ओवरवेलमिंग है कि केवल 4 रिस्पॉन्सेज ही वैलिड हो सकते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार इन प्रतिक्रियाओं में बच्चों की तरह इग्नोरेंस, हेडोनिस्टिक प्लेजर, आत्महत्या या इस सब के बावजूद संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प शामिल था। जैसा कि हमने पहले कहा कि जब किसी व्यक्ति पर ट्रेजेडी आती है तो वो अन्य फैक्टर्स या प्रकृति को दोष देने के लिए इंक्लाइंड होता है। इंसान ग्लेयरिंग डेफिशिएंसीज के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि इंसान की सफरिंग्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है उसका खुद का नेचर। अधिकांश मुसीबतें जो मनुष्य का सामना करती हैं वो पर्सनल गलतियों, बुरे विकल्पों और ख़राब निर्णय लेने के कारण होती हैं। पीटरसन रिकॉर्ड करते हैं कि हर कोई दर्द के लिए नियत है और विनाश के लिए तैयार है। कभी कभी दुख पर्सनल मिस्टेक्स का रिजल्ट होता है, जैसे जानबूझकर अंधापन, खराब निर्णय। हमें समझना होगा कि दुनिया लोगों को वो देती है जिसकी वो हकदार हैं। ये कॉन्सेप्ट उन व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है जो चुनौतियों का उपयोग पत्थर या बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में बड़ी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उनके लिए नाराज़गी महसूस करना नेचुरल है। इसके लिए पीटरसन कहते हैं कि यदि आप पीड़ित हैं, ठीक है, यह आइडियल है, लोग सीमित हैं और जीवन पेनफुल और ट्रैजिक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और अपनी लाइफ को पहले ठीक करना होगा, क्योंकि ये कहते रहने से कि लाइफ अनफेयर है, कुछ भी कभी ठीक नहीं होगा। इस समरी के अगले भाग में इसी रूल के बारे में और डिटेल में बात करते हुए हम जानेंगे कि आखिर ये कंट्रोल हम कैसे पा सकते हैं और कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने सर्कमस्टांसेस के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे। लाइफ इज़ नॉट फेयर पार्ट 2। हेलो दोस्तों, 12 रूल्स ऑफ लाइफ किताब की ऑडियो बुक समरी के इस पार्ट में हम सुन रहे थे कि किस तरह से हम अपनी सभी परेशानियों और गलतियों के लिए दूसरों पर और कुदरत पर सारा ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं। तो इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो सिर्फ हमारी ही है। अपनी परिस्थितियों पर विचार करें, छोटी शुरुआत करें। क्या आपने अपने सामने पेश किए गए अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाया है? अगर जवाब नहीं है
तो आप वो सब काम करना बंद कर दीजिए जो आपको लगते हैं कि आपके लिए गलत हैं। आपको समझना होगा कि दुनिया चैलेंजेस से भरी है और कई स्थितियों में व्यक्ति बहाने और वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं जिसके लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और परेशानियों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। पीटरसन का कहना है कि जिन परिस्थितियों का वो सामना करते हैं उनके लिए इंसान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ऐसा ही है? ऐसा लगता है कि दूसरों ने डेफिनेट रूप से इस डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड व्यू को अपनाया है, जैसा कि कई ट्रेजेडीज से पता चलता है जिसमें लोग स्कूल्स में मास शूटिंग करके दूसरों के साथ साथ अपनी खुद की भी जान ले लेते हैं। जून 2016 तक आंकड़े बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 1260 दिनों में 1000 से अधिक गोलीबारी हुई थी। इनमें से प्रत्येक मामले में शूटर ने अपना जीवन समाप्त करने से पहले 4 या अधिक लोगों को मार डाला था। जबकि ये रियलिटी में बहुत ही ब्लीक खबर है। इससे हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए या ये रिजल्ट निकालना चाहिए कि मानवता स्वाभाविक रूप से खराब है। इस समरी में पीटरसन ने जीने का छठा नियम शामिल किया है जो लोगों को दुनिया की बुराई करने से पहले अपने जीवन और कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए इनवाइट करता है। हमें समझना होगा कि लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें किसी की भी जिंदगी इतनी खराब या बर्बाद हो गई हो कि उसमें किसी तरह के कोई सुधार की कोई गुंजाइश ही ना हो। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने जीवन में गलत कामों को सुधारने की दिशा में सक्रिय और इफ़ेक्टिव कदम उठाने चाहिए। रूसी लेखक अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर पीटरसन ने जोर देकर कहा कि जीवन की क्रूरटी को अस्वीकार करना या निगलेक्ट कर देना संभव है, भले ही आपने इसे पहली बार देखा हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ियों के खिलाफ एक डेडिकेटेड लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर ने यही सीखा। युद्ध के समापन के बाद उन्हें अपने ही राज्य द्वारा कैद कर लिया गया था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त जीवन कितना बुरा होगा। जो सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है ना, वो। या फिर आप ये सोचेंगे कि भाई इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन सोलजेनित्सिन के लिए ये वास्तव में बदतर हो गया। अपनी सज़ा काटने के दौरान उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें कैंसर है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी की क्रूरटी के बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते, वो उतनी बुरी और हार्श हो सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद अलेक्जेंडर सोलजेनित्सिन हमेशा ही क्रोध और बिटरनेस को अपोज करते रहे और दूसरों को भी हमेशा ही इससे दूर रहने की सलाह देते रहे। ह्यूमैनिटी में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने अपना सारा समय जेल में बिताया, जहाँ वो हमेशा ही ऐसे मौके ढूंढते रहे जिससे वो समाज की और उसके लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बना सके। उन्होंने इसी में अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ लिया था। उनके उस मिशन में द गुलाग आर्किपेलागो नामक पुस्तक का लेखन भी शामिल था, जो सोवियत नज़रबंदी कैंप्स का एक तीखा खुलासा था। इस किताब ने न केवल सोलजेनित्सिन को जीवन में एक एक्स्ट्रा मोटिव दिया, बल्कि स्टालिन के ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म के लिए पब्लिक सपोर्ट को डिमोलिश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दूसरे लोगों को, नेचर को और सिस्टम को दोष देने से आपको लाइफ में सक्सेस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा करते रहना या ऐसा करने की टेंडेंसी ही आपके लिए लाइफ में हर पॉइंट पर प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हालांकि किसी चीज़ को ब्लेम करना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे एक आदत बना लेना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आपकी लाइफ को सिर्फ नेगेटिवली ही अफेक्ट करती है। इसलिए अपनी इस आदत को सुधार लें और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। इस समरी की सीरीज़ के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर हमें लाइफ में क्या करना है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, हमें समझना होगा, और ये भी कि हमें अपनी लाइफ को एक मीनिंग देने की ओर काम करना होगा, ना सिर्फ मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं हूँ पल्लवी भारती, आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। सैक्रिफाइस द मोमेंटरी प्लेजर पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी। अच्छा, क्या आपने कभी उस बंदर की कहानी सुनी है जिसका हाथ कुकी के जार में फंस गया था? हाँ, सुनी है ना। हालांकि उसका हाथ जार में फिट हो सकता था, लेकिन कुकी को हाथ में पकड़े हुए भी उसे वापस निकाल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इस वजह से क्या हुआ, बंदर के सामने 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो हार मान ले और गिव अप कर दे और अपनी परेशानी से खुद को आज़ाद कर ले, यानी कुकी को जार में ही छोड़ दे और हाथ आसानी से बाहर निकाल ले, या फिर अपने लालच को पकड़े रखे, यानी कि उस कुकी को हाथ में ही पकड़े रखे।
वो इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर था। कहानी का अंत हम सभी को पता है, बंदर को शिकारियों ने पकड़ लिया। इस कहानी का मॉरल ये था कि हमारा लालच एक ऐसा जाल है जो हमें फंसाता ही है। यहाँ पर बंदर ने क्या किया, उसने लाइफ में इस मोमेंट्री लालच की वजह से आगे आने वाली परेशानियों को इग्नोर कर दिया और उसमें फंसता चला गया। चांसेस हैं आपने शायद इंसानों में सिमिलर बिहेवियर देखा है। हम जो चाहते हैं उसका पीछा करने का लालच एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, भले ही उसके नेगेटिव परिणाम हो। लेकिन क्या उस इच्छा को पूरा करने से हम वास्तव में बेहतर इंसान नहीं बन जाते? शायद नहीं। ये ज़िंदगी का एक ऐसा नियम है जिसे पीटरसन ने अपनी किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ में लिखा है और जिसकी समरी हम सुन रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ये समरी हमारे पहले सुने गए लाइफ रूल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अनहेल्थी लाइफ चॉइसेस अक्सर हमारी निराशा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको बताया जाए कि लाइफ इज़ सफरिंग और इससे बड़ा कोई भी दूसरा सच नहीं है, तो आप बताइए कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस सवाल का एक इमीडिएट आंसर जो आप या कोई और देगा वो है परस्यू, यानी कि आनंद का पीछा करो, अपने इम्पल्सेस को फॉलो करो और जो आज है अभी है उसी पल में जियो। वो करो जो कि एक्सपेडाइट है, यानी झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, हेर फेर करना, लेकिन पकड़े मत जाना। यानी हम दुनिया को ब्लीक यानी फुल ऑफ डार्कनेस देखते हैं और दुख के रूप में देखते हैं, तो हम नेचुरल रूप से किसी भी ऐसे प्रेशर का पीछा करके अपने दुख को कम करना चाहते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को और अधिक सहनशील बना सके। यह अक्सर इस जस्टिफिकेशन की ओर ले जाता है कि अगर ये हमें खुश करता है तो इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार का रैशनलाइजेशन बहुत बुरे निर्णयों का एंट्री गेट हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारे लोग कल की ज़रूरतों की कॉस्ट पर आज की ज़रूरतों की सेटिस्फैक्शन को देखते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि आज जिस चीज़ से शायद उन्हें थोड़ी देर की खुशी मिल रही है वही आगे चलकर उनके लिए मुसीबत भी ला सकता है। बेहतर विकास के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ रियलिटी में हेर फेर करने के लिए इंसानों को कल के प्रॉफिट के लिए वर्तमान का सैक्रिफाइस करना चाहिए। हम मानते हैं कि लाइफ में कई बार एक इंसान को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वर्तमान या भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। पीटरसन का कहना है कि ये समय है लेट गो का, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ देने का। ये एक ऐसा समय भी हो सकता है कि जहां आप उस चीज़ को अपने आप से दूर कर दें जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी भी है और सही भी, ताकि आप जो बन सकते हैं वो बन सकें, बजाय इसके कि आप कौन हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर चंद मोमेंट्स की खुशियाँ मिल रही होती हैं या हमारे मन में उस मोमेंट्री हैप्पीनेस का एक लालच होता है, लेकिन उसे पाने में हम कई बार उसके साथ फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और जिसके नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से कैसे बचा जाए? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज़ की समरी के अगले भाग में। उम्मीद है आप हमारे साथ आ रहे हैं। सैक्रिफाइस द मोमेंट्री प्लेजर पार्ट 2। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी के इस भाग में हम बात कर रहे थे एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी की जिसके तहत इंसान अक्सर मोमेंट्री खुशियों के लिए भविष्य में आने वाली परेशानियों पर ध्यान नहीं देता और इसी के चलते हम अक्सर अपने आप को कई तरह की मुश्किलों में डाल देते हैं। तो इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पीटरसन का सजेशन है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सैक्रिफाइस करना, यानी उस मोमेंट्री हैप्पीनेस का पीछा न करना, हमारा सबसे अच्छा सहारा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सैक्रिफाइस प्रेजेंट में इंस्टेंट आनंद को त्याग कर फ्यूचर में बेहतर चीज़ें हमारी लाइफ में ला देता है। और ये हम सब पहले से ही जानते हैं। आखिरकार हम उन चीज़ों का सैक्रिफाइस करते हैं जो हम हर दिन काम पर जाने और अपनी लिविंग अर्न करने के लिए करते हैं। पीटरसन ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ और बिलीव्स का इंसानों के पर्सनल डेवलपमेंट पर ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ों के सैक्रिफाइस का डिसीजन भविष्य में हमारी सक्सेस के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है।
लेकिन उस प्रकार का यानी हमारी डे टू डे अर्निंग का सैक्रिफाइस अभी भी पर्सनल बेनिफिट के हित में है, क्योंकि हम इसे अपने खुद के अस्तित्व की सुविधा के लिए करते हैं या बाद में छुट्टी के वादे के लिए बचत करते हैं। हालांकि पीटरसन का तर्क है कि सच्चा बलिदान यानी ऐसा सैक्रिफाइस जिस प्रकार का हमें पीछा करने की आवश्यकता है, वो है जो हमें दयालु, खुश और अच्छी तरह से एडजस्टेड ह्यूमन बनने के लिए इंस्पायर करता है। ये उन चीज़ों से डिफाइन होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इसलिए सेल्फिश इंस्टेंट सुखों का पीछा करने के बजाय अपना थोड़ा समय दूसरों की मदद करने के लिए और किसी और के जीवन में बदलाव लाने पर इस्तेमाल करने के लिए विचार करें। जब आप उस अच्छाई पर ध्यान फोकस करते हैं जिसे आप दुनिया में दूसरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो आप अपने नेगेटिव वर्ल्ड व्यू से एक ब्रेक लेते हैं और अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से मोटिवेट होने देते हैं। कई सिचुएशंस में इंसान द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली कलामिटीज़ के लिए दुनिया जिम्मेदार हो सकती है। ऐसा केओस नेचुरल आपदाओं से क्रिएट हो सकता है जो मानव जाति के कंट्रोल से बाहर है। हालांकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंसान अपने द्वारा किए गए कुछ विकल्पों के कारण ट्रेजेडीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। कई मामलों में इंसान प्रेजेंट टाइम की मोमेंट्री बेनिफिट के लिए कल आने वाली हैप्पीनेस या बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं। पीटरसन के अकॉर्डिंग ये टेंडेंसी इस बात पर जोर देती है कि मोमेंट्री इच्छाओं को पूरा करने वाला जीवन जीना किसी भी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज इंसानों के सामने आने वाले चैलेंजेस की ओर इशारा करते हुए पीटरसन कहते हैं कि कभी कभी जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं तो इसका कारण दुनिया नहीं होती है, इसका कारण है प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा मूल्यवान, सब्जेक्टिव और पर्सनल चीज़। इसलिए दूसरों या बड़ी घटनाओं पर दोष लगाने के बजाय जो कंट्रोल से बाहर हैं, लोगों को अपने खुद के डिसीजंस के रिजल्ट्स को स्वीकार करना, समझना और उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वो अपने भविष्य को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप कमल के फूल को एक इंस्पिरेशन की तरह देख सकते हैं और शायद इससे आपको मदद भी मिलेगी। ये पौधा एक कीचड़ वाली झील के तल पर अपना जीवन शुरू करता है और धीरे धीरे ग्रोथ की छोटी इंक्रीमेंट्स में ऊपर तक उगाता है, जब तक ये पानी के माध्यम से धूप में आकर पूरी तरह से खिल ना जाए। लेकिन आप और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर दूसरों की भलाई के लिए सैक्रिफाइसेस को प्रायोरिटी देकर उसी प्रकार के विकास का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फलेसनेस न केवल आपके वर्ल्ड व्यू को पुनः पेश करती है, यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। हमें जो मीनिंगफुल है उसकी सर्विस में अपनी ग्रेटिफिकेशन में देरी करनी चाहिए। बलिदान के विचार का अर्थ है वर्तमान में कुछ वैल्यूज़ का सैक्रिफाइस करके भविष्य में कुछ बेहतर प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करके भविष्य में रिवॉर्ड मिल सकता है। हम सब का जीवन एक सफरिंग है और इससे बाहर निकलने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लाइफ में शॉर्टकट्स लेना छोड़ दें और ज़िंदगी के असली मीनिंग पर ध्यान दें। इस सीरीज़ की समरी के अगले भाग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी की जो हम सब में होती है, लेकिन उसको बदला जाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो है सच न बोलने की। आगे हम बात करेंगे कि लोगों को सच बोलना चाहिए या कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। डोंट लिव अ लाइफ ऑफ लाइज। हेलो दोस्तों। अच्छा, लाइफ में कितनी ही बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना कि जब आपसे कुछ पूछा गया होगा और किसी ना किसी वजह से आपने झूठ बोल दिया होगा, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और फिर न जाने कितने ही झूठों का पहाड़ खड़ा कर दिया होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया होगा जब आपको ये लगा होगा कि इस एक झूठ को बोलने से बेटर था कि आप कुछ बोलते ही नहीं, या फिर आप सच बोल देते। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम वाकई में इसे कितना फॉलो कर पाते हैं, सोचा है कभी? आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ के 8वें रूल की समरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं झूठ बोलने की आदत की। हम सभी को लाइफ में किसी न किसी तरह से किसी न किसी पॉइंट पर झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। बात छोटी हो या बड़ी, हम अक्सर जाने अनजाने झूठ बोल ही देते हैं और फिर उस झूठ के लिए हमें बाद में बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। झूठ पर डिपेंडेंट लाइफस्टाइल का होना कई लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका बन चुका है। मतलब कुछ भी हो, वो झूठ बोलने को तैयार हैं। आमतौर पर ये लोग खुद को उन रोल्स में इमेजिन करते हैं जो उनकी रियलिटी से अलग होते हैं।
बहुत से लोग हाई सोसाइटल स्टेटस के ग्रुप्स में शामिल होने के लिए ये इल्यूजन पैदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे और भी लोग होते हैं जो हमेशा ऐसी आइडियोलॉजीज डेवलप करने का काम कर रहे हैं जो दूसरे लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को उनके खिलाफ होने के लिए प्रेजेंट करती हैं। उदाहरण के लिए ऐसी जनरल आइडियोलॉजीज जो कहती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं हमारे खिलाफ हैं और ये कि प्रोडक्शन का सिस्टम अनफेवरेबल है। हम सभी किसी न किसी तरह से खुद से झूठ बोलते हैं, चाहे ये खुद को बताकर कि हम एक डेफिनेट एम को पूरा करने जा रहे हैं, बिना कोई काम किए या अपनी कमियों के बारे में खुद को बहलाने फुसलाने में। हम सभी झूठे हैं। बहुत से लोगों में सच बोलने के बजाय झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा करने की आदत हो जाती है तो वो अपने झूठ को सच समझने लग सकता है। ये टेंडेंसी साबित करती है कि कभी कभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना एक सैक्रिफाइस जैसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई इस टेंडेंसी को बदल देता है तो वो ईमानदारी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छी तरह से डिफाइंड और एडिक्वेट रूप से डिफाइंड भूमिका के लिए मेहनत से काम करने का एक तरीका है। ऑस्ट्रियन फिजियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड ऑडलर ने इंसान की इस आदत को लाइफ लाइज कहा है और उसे डिफाइन करते हुए कहा है, जो हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि हम अक्सर खुद को उन चीज़ों के लिए तरसाते हैं जो एट द एंड हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। जब बात होती है हमारी खुद को कन्विंस करने की, तो इसके बारे में भी यही सच है कि हम पहले से ही वो सब कुछ जानते हैं जो हमें जानना चाहिए। जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गोल्स को पाने के लिए झूठ का उपयोग करने में सफल रहे हैं और जीत भी जाते हैं। ये दुख की बात है। जब कोई इंसान झूठ को अपने जीवन का आधार बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो रेत पर घर बना रहा है। आसान रास्ता निकालना या सच बोलना, ये केवल दो अलग अलग ऑप्शंस नहीं है, ये केवल जीवन के डिफरेंट पाथवेज हैं। ये एग्जिस्टेंस के बिल्कुल अलग तरीके हैं। कोई झूठ की जिंदगी जी रहा है और इस परसेप्शन के साथ रियलिटी में हेर फेर करने का प्रयास कर रहा है ताकि केवल कुछ नैरोली डिजायर्ड और प्री डिफाइंड आउटकम्स एग्जिस्ट कर सके। पीटरसन ने आप तरीके से कहा है कि यदि आप खुद को दूसरों के सामने रिवील नहीं करते हैं तो आप खुद को अपने आप को भी रिवील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप खुद को दबाते हैं या सप्रेस करते हैं, लेकिन इसके और भी मतलब हैं। केवल यही नहीं, इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी हो सकते हैं उसे कभी भी आगे आने के लिए रिवील करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। झूठ से भरा जीवन जीने से एक इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने में कैपेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने उन अपॉर्चुनिटीज़ के गेट बंद कर दिए हैं जो उसके रास्ते में आ सकती थी। इस प्रकार के जीवन का इफ़ेक्ट हानिकारक होता है, क्योंकि ये इंसानों को उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से बियॉन्ड देखने से रोकता है। ये एक विशेष रूप से इंसिडियस झूठ है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि हमारे पास पहले से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सही टूल्स हैं, तो हम सीखने और बढ़ने की सभी डिज़ायर्स को खो देते हैं। तो पीटरसन के जीने का 8वां नियम है, झूठ बोलना बंद करो और अपने आप को सच बताओ। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इन्हांस करो, और जब आप खुद को उन लाइफ लाइज में से एक बता रहे होते हैं तो आप खुद को उसे पहचानना सीखें, क्योंकि वहीं से आपको सही और गलत की समझ आ सकती है और ख़ुद को कुछ भी बुरा करने से या झूठ बोलने से आप रिफ्रेन कर सकते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए अपने जीवन को पटरी पर लाने और अपनी प्रोग्रेस के बारे में ऑनेस्ट होने में मदद मिल सकती है। और यदि लोग इमोरल जीवन जीना जारी रखते हैं तो लॉन्ग रन में इंसान किसी भी तरह की रिस्पेक्टेबल सफलता तक शायद कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर सच बोलना क्यों ज़रूरी है, या फिर कम से कम हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इस सीरीज़ की समरी के अगले पार्ट में हम बात करेंगे सुनने के बारे में, जहां हम बात करेंगे ये जानने के बारे में कि क्यों ज़रूरी है दूसरों को सुनना।